तो दोस्तों आज हो गया 7 जनवरी 2024। बिहार समेत देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कुछ ही महीने पहले चंद्रयान 3 के इतिहास रचने के बाद भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली है। यानी आदित्य L1 अंतरिक्ष में 126 दिन तक 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद शनिवार को सफलतापूर्वक अपने अंतिम रास्ते पर पहुंच गया है। इस सफलता के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण मिशन सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। बिहार में हड़ताल के दौरान बर्खास्त की गई 18,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर है। हड़ताल अवधि में सेवा मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नौकरी बहाल होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जिन कर्मियों को हड़ताल के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी उन्हें फिर से चयनित किया जाएगा। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक के बाद एक कई कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। शुक्रवार को फरिश्ते योजना से जुड़ी अरविंद केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नसीहत दी है कि वे हर मुद्दे को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। साथ ही कोर्ट ने एलजी का जवाब सुनने के बाद उनसे हलफनामा मांगा और कहा है कि उनकी बात सच हुई तो आम आदमी पार्टी सरकार पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राहत मिली है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये राहत उन्हें केवल राज्यसभा के नामांकन भरने के लिए दी गई है। आपको बता दें कि संजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इसके नामांकन के लिए उन्हें खुद मौजूद रहना होगा, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अम्माती रायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। रायडू को आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। उन्होंने 28 दिसंबर को ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि रायडू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में होने वाले समारोह के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं मिला है। 22 जनवरी को राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन उद्धव ठाकरे क्या करेंगे इसको लेकर उन्होंने अपना प्लान बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो उनकी पार्टी के नेता उस दिन नासिक में एक मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी तट पर महाआरती करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। इस मौके पर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन न्याय का हक मिलने तक भी लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि हम 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी और मुंबई में समाप्त होने से पहले देश के 15 राज्य से होकर गुजरेगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आने के बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उनको घेर रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने सुनहरी मस्जिद विवाद के बीच 1 जनवरी को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नौजवानों को हमारी ताकत को बरकरार रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने असदुद्दीन ओवैसी को इस बयान को उकसाव बताते हुए कहा है कि वो समाज में हिंदू मुसलमान में तनाव फैलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम चुनाव में जीत का मंत्र तलाशने के लिए अपने विधायकों पदाधिकारियों को नया टास्क दिया है। सभी से लिखित सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों पर 3 दिन का मंथन होगा और उसमें चुनावी रणनीति बनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के सीटों को तालमेल को लेकर भी शीर्ष नेता दावेदारों को संदेश देंगे। आपको बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को सभी पदाधिकारियों को पत्र भेजकर अलग अलग बैठकों में आने को कहा है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को कहा कि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण करना मूर्खता है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर जातिवाद के लिए नहीं बल्कि सभी राम भक्तों की आस्था के लिए बनाया जा रहा है। विपक्ष लगभग सभी चुनाव के बाद ईवीएम पर जरूर सवाल उठाता है। इंडिया गठबंधन के दलों ने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम को लेकर चिंता जताई है। विपक्ष का कहना है कि वोट डालने के बाद हर वोटर को उसकी वीवीपैट स्लिप मिलनी चाहिए।
आपको बता दें कि इस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी पत्र जारी करके जवाब दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम का प्रयोग न्याय शास्त्र के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। ये हर तरह से कानून के दायरे के अंदर है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल में भी सियासी लड़ाई आर पार की है। जहां बीते लोकसभा चुनाव में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस बार की लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा के बीच होने वाली है, जहां गठबंधन के रूप में 3 पार्टियां टीएमसी, कांग्रेस और वाम दल इंडिया गुट के बैनर तले चुनावी रण में भाजपा से लोहा लेंगी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बेटे की मुलाकात विवादों में घिर गई है। भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उसने कांग्रेस से प्रदेश और देश के लोगों से माफी मांगने को भी कहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दोनों के बीच बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के लोग एक व्यक्ति का नाम हमारी सरकार से जोड़ते हैं और 1 महीने तक संसद नहीं चलने देते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक सुनील कांबले ने एक पुलिस कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये कार्यक्रम पुणे के ससून अस्पताल में हो रहा था। जिस समय यह घटना घटी, उस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी स्टेज पर मौजूद थे। बीजेपी विधायक द्वारा पुलिस कर्मी को थप्पड़ जड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। आंध्र प्रदेश में भाजपा के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। बीजेपी अब तक फैसला नहीं कर पाई है कि उसे टीडीपी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं। वहीं टीडीपी ने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। विजयवाड़ा में गुरुवार को हुई बीजेपी सेंट्रल कमेटी की बैठक में पार्टी के नेताओं ने गठबंधन को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोग गठबंधन के पक्ष में थे तो कई विपक्ष में भी थे। आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के कदम को बरकरार रखने के फैसले पर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जज कोई भी निर्णय कानून और संविधान के अनुसार ही लेता है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में दुनिया भर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन के बाद हजारों की संख्या में भक्त भी राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों की यात्रा को सहज बनाने के लिए भारतीय रेलवे अभी से तैयारियों में जुट गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बरार को आतंकी घोषित कर दिया है। केंद्र गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गोल्डी बरार आतंकी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार का मानना है कि गैंगस्टर गोल्डी बरार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है।